हाय, मेरा नाम चिन्मय मित्तल है और इस साल जेईई एडवांस 2020 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 31 सिक्योर करी। डेली नॉलेज ट्रैक की इस वीडियो में मैं आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी और स्ट्रैटेजी और टिप्स वगैरह शेयर करूंगा। तो जैसे आपको पता है जेईई एडवांस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही टेस्ट करते हैं और तीनों की इक्वल वेटेज रहती है, लेकिन तीनों की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो हल्की सी डिफरेंट रहेगी। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11th में स्टार्ट करी थी और मैंने अपनी कोचिंग FIITJEE साउथ दिल्ली सेंटर से ली। तो अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं तो फ़िज़िक्स में जो सिंपल कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए मैंने NCERT और HC वर्मा की बुक्स को रेफ़र करा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं और सभी लोग इनको फॉलो करते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियरली एक्सप्लेन्ड है और कोई भी एरर्स नहीं होता इन बुक्स में। तो मैं रेकमेंड करता हूँ तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए आप HC वर्मा और NCERT को रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके लिए आप अपनी कोचिंग के असाइनमेंट्स और नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, या और भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आती हैं जैसे DC पांडे या BM शर्मा। अगर आप जेईई एडवांस के हायर लेवल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ फॉरेन ऑथर टेक्स्ट बुक्स भी आती हैं जैसे IE एरोडोव या SS क्रोटोव। इन बुक्स की एक ड्रॉबैक ये होती है कि क्योंकि ये जेईई के रिगार्ड में नहीं लिखी जाती, तो इनमें कई चीज़ें इर्रेलेवेंट भी होती हैं और सिलेबस के बाहर भी होती हैं। तो आप अपने प्रोफेसर्स या फैकल्टी से एडवाइस लेके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो इन बुक से अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक और बुक जिसमें गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं एडवांस लेवल के, वो है पाथफाइंडर। ये बुक क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में लिखी गई है तो इसमें वाइड वैरायटी ऑफ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेईई एडवांस के लेवल के हैं और रेलेवेंट भी हैं। तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं अपनी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। फ़िज़िक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ऑल्दो टॉपिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स मुश्किल साइड पे भी रहते हैं, तो इनमें स्कोर करना हल्का से डिफ़िकल्ट होता है और इनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस तो हल्के से कम रहते हैं लेकिन वो बहुत ही ईजी होते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव्स हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इनकी कुछ ही प्रैक्टिस के बाद आप जेईई एडवांस के सारे प्रॉब्लम्स अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके अलावा आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो और जो चीज़ें जेईई में एक्चुअली पूछी जा रही हैं वो कितनी रिलेटेड हैं और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और क्या क्या चेंजेस करने हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो जो अब दूसरा पोर्शन होता है, दूसरा सेक्शन होता है जेईई के पेपर में, होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है सिलेबस वाइज: फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के टिप्स की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री जनरली सबसे इजी मानी जाती है और ये बेसिकली न्यूमेरिकल केमिस्ट्री है, मैथमेटिकल केमिस्ट्री है, बेसिकली फार्मूला बेस्ड होती है। इसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ज़्यादातर फार्मूला होते हैं। जेईई का भी 75 to 80% पेपर फार्मूला बेस्ड होता है, ऑल्दो इतना डायरेक्ट नहीं होता। आपको क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है, सोचना होता है कि कौन से 2-3 फार्मूला लगेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कैलकुलेशंस पे ध्यान रखें। ये इंश्योर करें कि आप प्रिपरेशन के दौरान भी कैलकुलेटर ना यूज़ करें, जिससे आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगे और आप पेपर में घबराएं ना उस मामले में। ऐसे प्रॉब्लम्स की जिनमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं या फॉर्मूला एप्लीकेशन होते हैं, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बालाजी पब्लिकेशंस की नरेंद्र अवस्थी करके एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बुक आती है, उसको रेफ़र किया था। और आप प्रीवियस ईयर जेईई के पेपर्स अराउंड 40 ईयर्स के पेपर्स रेफ़र कर सकते हैं, जिससे आपकी फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस खूब सारी हो जाएगी। तो ये मेजर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट कवर कर लेती है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम। ये मेजर 4 चैप्टर्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और कुछ रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जेईई पूछ रहा है जो हल्के से डिफ़िकल्ट साइड पे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कोलिजन थ्योरी पे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम के कुछ मुश्किल और थ्योरेटिकल सवाल जेईई पूछ रहा है, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ फॉरेन ऑथर की बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, जैसे पीटर एटकिंस अगेन थोड़ी जेईई के ऊपर के लेवल की है, तो इसमें से आप कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस पढ़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जो आपकी जेईई की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स होता है जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो कोचिंग की असाइनमेंट्स मिलती हैं और टेस्ट होते हैं उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, उनमें भी गुड कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स होता है और कुछ ही प्रैक्टिस के बाद आप जेईई के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल कर पाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है केमिस्ट्री का वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट बेस्ड और मेमोरी बेस्ड होती हैं, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट बेस्ड होती हैं और इसीलिए हल्का सा डिफिकल्ट साइड पे माना जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है वो होती है एनसीईआरटी। मेजर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं क्योंकि एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है और इसमें आपसे कई चीज़ें नहीं पूछी जा सकती, तो जो चीज़ें पूछते हैं जेईई वाले वो जनरली एनसीईआरटी से रहती हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका यह है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ें, पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स बनाएं। कभी भी बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें एक साथ ना पढ़ें, 2-3 पेज करके दिन में 2-3 पेज करके आप पढ़ सकते हैं ताकि आप चीज़ें रिटेन कर पाएँ। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी में टेबल्स हो गए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए, बैक क्वेश्चंस हो गए, इन सब पे ही ध्यान देना होता है। कोई भी चीज़ आप एनसीईआरटी में से स्किप नहीं कर सकते क्योंकि जेईई डायरेक्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछता है। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जेईई एडवांस के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग होते हैं। ये कंसेप्चुअल होते हैं और इनके ज़्यादातर इनमें कुछ मेमोरी बेस्ड नहीं होता, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने कोचिंग के क्लास नोट्स या मटीरियल को फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेईई एडवांस के लिए वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस मेमोराइज करनी होती हैं, तो आप इसके लिए वोगल्स क्वालिटेटिव एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑल्दो वो थोड़ी हायर लेवल पे है, तो आप सिर्फ वही पोर्शंस पढ़ें जो जेईई एडवांस के सिलेबस में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये होती है कि आप सिलेबस को स्टिक करें क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जो इधर उधर पढ़ाई जाती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ वही चीज़ें पे फोकस करें जो जेईई एडवांस के सिलेबस में है। उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको कई सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, कई सारे फैक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री हो गई या फिर मेटलर्जी हो गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रखते हैं जेईई में। तो इनके लिए सबसे प्राइम सोर्स तो एनसीईआरटी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स हो गए या कुछ मेटल्स की मेटलर्जी हो गई जो एनसीईआरटी में वेल कवर्ड नहीं है। उनके लिए एक्स्ट्रा बुक्स रेफ़र करी जा सकती हैं सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए, जैसे जेडी ली का जो इंडियन अडेप्टेड वर्जन है उससे आप मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस और हल्का फुल्का ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और सिमिलरली आप ओपी टंडन को कुछ कंपाउंड्स की केमिस्ट्री के लिए को रेफ़र करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है कि आप रिटन प्रैक्टिस करें, कभी भी फ्लो ना तोड़ें, कभी भी कंसेक्यूटिवली 1-2 महीने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ें ना, कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें। खुद के नोट्स बनाएं जिसमें हर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और कंपाउंड्स की केमिस्ट्री मेंशन हो, ताकि आपको बार बार वेरिड सोर्सेज रीड ना करने पड़े। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स की अगर हम बात करें तो आप प्रैक्टिस के लिए विमल कुमार जायसवाल की बालाजी पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या कपिल कुमार वाधवा की जीआरबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उनमें से इन दोनों में से कोई एक बुक सॉल्व कर सकते हैं जिसमें वेरिड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा सेक्शन होता है केमिस्ट्री का वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड होता है, इसमें कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सबसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगते हैं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म। ये दोनों एनसीईआरटी में इतने अच्छे से कवर्ड नहीं है, तो इसके लिए आप कोचिंग के मटेरियल को स्टिक कर सकते हैं और जो भी आपको असाइनमेंट्स और टेस्ट कोचिंग में मिलते हैं उनके थ्रू इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें रिपीटेडली पिछले 5-6 साल में कई सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस के क्वेश्चन और आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी खूब सारे पूछे गए हैं। उसके अलावा इन 2 चैप्टर्स का पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ रहता है, इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन में इनका एप्लीकेशन रहता है। तो इन 2 चैप्टर्स में कोई बैकलॉग नहीं छोड़ना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्मूथली चलेगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पोर्शंस होते हैं वो है नेम्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और एक्सेप्शंस होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो पता होने चाहिए उसके लिए, क्योंकि अगेन ये मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं। तो इसमें मैं रेकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी शुड बी द फर्स्ट सोर्स। उसके अलावा अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज इंप्रूव करनी है तो फर्दर रीडिंग के लिए आप कुछ फॉरेन ऑथर की बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉला ब्रूस हो गई या सॉलोमन्स एंड फ्राइल हो गई। कई सारी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक जो आपको सबसे आपको कंफर्टेबल हो जिसके साथ आप वो यूज़ कर सकते हो और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव कर सकते हो। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आप एमएस चौहान की बुक लगा सकते हो जो बालाजी पब्लिकेशंस की आती है, या सुरेंद्र कुमार मिश्रा की बुक लगा सकते हो जो सिंगेज पब्लिकेशंस की आती है, इनमें से कोई एक। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेईई एडवांस ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट ईयर्स में, तो आप उनका फ्लेवर लेने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हो। जो तीसरा सेक्शन होता है जेईई एडवांस का वो होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एज सच कुछ बहुत ज़्यादा थ्योरी तो नहीं होती, लार्जली प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जो मिनिमम थ्योरी मतलब जो कम थोड़ी बहुत थ्योरी होती है वो हमारे कोचिंग के क्लासेस वगैरह में कवर हो जाती है। और अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तभी मैं रिकमेंड करता हूँ आप कुछ बुक्स आती है मार्केट में जिनको फॉलो कर सकते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की सीरीज़ या फिर सिंगेज पब्लिकेशन की सीरीज़। इन बुक्स को तभी करना चाहिए अगर आप कोचिंग नहीं जाते और आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता, वरना जो वहाँ पे मटेरियल मिलता है वो सफिशिएंट होता है थ्योरी के रिस्पेक्ट में। उसके अलावा जो मेजर चीज़ आपको मैथ्स में करनी होती है वो है प्रैक्टिस।
हमें इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि क्वेश्चंस को देख के अंदाज़ा लग जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है या कौन सा टेक्निक लग रहा है। हमारे को इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ये आइडिया लग जाता है कि हमारे पास क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जेईई एडवांस का मैथ्स का पेपर जनरली डिफिकल्ट और लेंदी रहता है और उसमें कई नए और इंपॉर्टेंट मतलब डिफिकल्ट सवाल आ जाते हैं जिनको तभी कर पाएंगे अगर हमने पहले एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है। तो प्रैक्टिस के लिए अगर रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, मैथ्स की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका रहता है। उसकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स है समीर बंसल की बुक प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस। इसमें बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के और डिफिकल्टी के सारे वेरिड क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो उसके अलावा आप जेईई एडवांस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैलकुलस में किस टाइप के क्वेश्चंस जेईई पूछता आ रहा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में अगेन प्रैक्टिस बेस होता है, कई सारे टेक्निक्स होती हैं तो पहले टाइम पे स्ट्राइक नहीं कर सकती अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है पहले से। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप विकास गुप्ता की अलजेब्रा की सेपरेट प्रॉब्लम बुक आती है उसको ले सकते हैं, जिसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रेलेवेंट है जेईई में, उसी डिफिकल्टी के रहते हैं और उसी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस रहती है क्वेश्चन में जैसे जेईई में रहती है। तो उसको करने से आपका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री। इनके क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी रहते हैं और अगर आपको फॉर्मूलाज और टेक्निक्स ठीक से पता है तो सारे ही क्वेश्चन जेईई में आप बना पाओगे। कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता इन टॉपिक से जेईई में। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए अगेन आप विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा विकास गुप्ता की एक एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस पे अलग बुक भी आती है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं सभी बुक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, जो कंसाइज क्वेश्चंस हैं वो जेईई एडवांस के रेलेवेंट हैं और उसी लेवल के हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। उसके अलावा कोचिंग वगैरह में बहुत सारे असाइनमेंट्स और क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं टॉपिक्स पे जो एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको इन क्वेश्चंस पे देंगे। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी आपका स्पीड बढ़ेगा, उतने ही आपको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, उतने ही तरीके पता चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और आपका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। उसके अलावा मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे सॉल्व या फिर हम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो घबराने या दुखी होने से अच्छा ये है कि हम उस क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझें और अपने माइंड में रिटेन करने की कोशिश करें कि हमने क्या गलती करी या क्या सही तरीका था क्वेश्चन को अप्रोच करने का। धीरे धीरे इस तरीके से मैथ्स में स्कोर इम्प्रूव होते जाता है। इसके अलावा अगर हम कोई जनरल टिप्स की बात करें एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि कभी भी जेईई की प्रिपरेशन को एक बर्डन तरीके से नहीं करना चाहिए। जो भी हम चीज़ें करें उसको हमें एक इंटरेस्ट लेके करना चाहिए और वो तभी हो सकता है जब हमें वाकई में ये सब चीज़ें इंटरेस्ट करती है और हम प्रिपरेशन अपनी मर्ज़ी से कर रहे हों। तो इस तरीके से हम कभी भी स्ट्रेस नहीं लेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ 2 साल में या 2-3 साल में जो भी प्रिपरेशन के ईयर्स होते हैं हमें पढ़ाई के अलावा सब कुछ और कंप्लीटली अबैंडन नहीं कर देना चाहिए। जैसे मेरे केस में मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद था तो मैं फुटबॉल भी खेलता था, मेरे को मूवीज़ वगैरह देखना पसंद था तो मैं वो भी करता था और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का भी यूज़ करता था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आपके माइंड को रिफ्रेश करती हैं, आपके माइंड को हल्का सा पढ़ाई से डाइवर्टेड रखते हैं ताकि आप कंप्लीटली पढ़ाई में थक ना जाओ या बर्डन ना हो जाओ। अगर आपके ऊपर अपना एक सेल्फ कंट्रोल है तो ये सब चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं प्रिपरेशन के लिए और ज़रूरी भी होती हैं। उसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज होता है। केमिस्ट्री के आसान क्वेश्चन और मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन का वेटेज बराबर होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्कोर मैक्सिमम करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आसान क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना चाहिए या जो सब्जेक्ट्स हमें लगता है हमारे लिए आसान है उनको पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। जैसे पर्सनली मेरे को केमिस्ट्री आसान लगती थी और उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस या ज़्यादा एफर्ट्स डाले बिना आप नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो मैं पहले 30-40 मिनट्स केमिस्ट्री को एलोकेट करता था, फिर जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगे आप उसको एलोकेट करो ताकि आप एंड में ऐसे चीज़ें करना मुश्किल हो जाती हैं जब प्रेशर आता है टाइम का। तो बीच में जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और टाइम के भी भरपूर टाइम होता है तब सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। जैसे मेरे केस में मेरे को मैथ्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंदी लगता था तो मैं मैथ्स को बीच में सॉल्व करता था। अराउंड 60 to 70 मिनट्स इनिशियली मैथ्स पे देता था ताकि मुश्किल क्वेश्चंस बाद में टाइम क्रंच की वजह से मेरे को छोड़ना ना पड़े। उसके बाद फिजिक्स को अटैम्प्ट करता था जो मॉडरेटली डिफिकल्ट रहता है और उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं बट कंसेप्चुअल होती हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो वो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। और लास्ट के 30 मिनट्स पे आपका फोकस ऐसे उन क्वेश्चंस पे रहना चाहिए जो आसान क्वेश्चंस कभी कभार रह जाते हैं, हम पहली बार में नहीं अटैम्प्ट करते, उनको अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि वो रह ना जाए और हम उन पे आसानी से मार्क्स स्कोर कर पाएँ। उसके अलावा जेईई एडवांस में ऑब्वियसली मुश्किल क्वेश्चंस भी रहते हैं जो थोड़े लेंदी हों या देखने में कोई कंसेप्चुअली डिफिकल्ट हो। तो मेरा तो यही रहता है कि उनको सबसे पहली बार में छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन क्वेश्चंस को करके भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आसान क्वेश्चंस को करके मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करने में टाइम भी लगता है, प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है, टाइम की एंग्जाइटी भी हो जाती है और कई बार हम स्ट्रेस करने लगते हैं और बाकी आसान क्वेश्चंस पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें सबसे पहले आसान क्वेश्चंस करने चाहिए और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को फर्स्ट गो में स्किप कर देना चाहिए, एंड के लिए छोड़ना चाहिए। उसके अलावा मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट का गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेल्फ स्टडी से भी आप जेई क्लियर कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन के लिए आपको कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपके घर के पास हो और आपको वहाँ पे जाके एक प्रोडक्टिविटी फील हो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगा कि अपने टीचर्स और फैमिली और जो पीयर ग्रुप है उनके साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में रहें, कभी भी आइसोलेटेड ना फील करें। उनसे बात करते रहने से हमें मोटिवेशन फील होता है। और अपने गोल को हमेशा याद रखें कि आपने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और उसी डायरेक्शन में वर्क करें। लास्ट के 2-3 महीने में मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जेईई एडवांस में, क्योंकि 2 पेपर्स होते हैं, तो आपकी एंड्योरेंस भी टेस्ट होती है, आपका एग्जाम टेम्परामेंट भी टेस्ट होता है। और जनरली कोशिश करिए कि आप 3 आवर्स के स्लॉट में बैठें और उसी टाइम पे बैठें पढ़ने जो आपके फाइनल एग्जाम का टाइम हो। जैसे मेरे केस में 9 to 12 और 2:30 to 5:30 था, और उसमें बीच में जैसे जो 2-1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसमें कोशिश करिए कि आप पहले पेपर के बारे में ना कुछ डिस्कस करिए, ना उससे पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का फीडबैक नहीं लेना चाहिए। कई बार होता है कि वो पेपर बुरा चले जाता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पेपर पर हो जाता है कि वो अच्छा नहीं जाता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में पहला पेपर इतना अच्छा चला जाता है कि सेकंड पेपर में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट पेपर का सेकंड पेपर से कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। उस एंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए और एग्जाम टेम्परामेंट और अपनी टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होते हैं। प्रेफरेबली लास्ट के 2-3 महीने आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही देने होते हैं, जिससे आपके एंड्योरेंस, टाइम मैनेजमेंट और ये सब स्किल्स डेवलप हों और आप एग्जाम को फेस कर पाएँ। उसके अलावा इन टेस्ट से आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज़्यादा ही मेहनत की ज़रूरत है और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा सिलेबस 2 महीने में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता। तो इन टेस्ट से हमें वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं एरियाज जहाँ पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है या रिवीजन की ज़रूरत है। लास्ट के 2-3 मंथ्स में हमें कभी भी कोई नया मटेरियल नहीं सॉल्व करना चाहिए। उससे अगेन हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि हमें चीज़ें आती हैं नहीं। उससे अच्छा ये है कि जो आपने लास्ट 2-3 साल में चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को रिवाइज़ करिए, जिससे आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने अच्छा खासा सिलेबस कवर कर रखा है लास्ट 2-3 मंथ्स में। तो मेरी जेईई एडवांस के लिए यही टिप्स थी, और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। डीकेटी के इस वीडियो के थ्रू मैंने होपफुली आपको काफ़ी सारी टिप्स दे दी हूँ। डीकेटी को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।